कसम से दोस्त वादा रहा, अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लेना आप किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कसम से अपना वादा रहा। SO03 जिनका पेपर 12 अगस्त 2024 को होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। इस वीडियो के अंदर आपको 70 में से 17 नंबर के संक्षेप के अंदर आपको टोटल 17 लेसन की संक्षेप में समरी मिल जाएगी, तो प्लीज इसे वॉच तक एंड जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका खंड 1 सामाजिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक पद्धति खंड 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। खंड 2 है अनुसंधान की प्रविधियां, इसका भी मैंने ऑलरेडी खंड 2 का भी वीडियो जो संक्षेप के अंदर है वो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया। इसकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसे आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले खंड 3 के बारे में, तथ्य प्रस्तुतिकरण एवं माप। दोस्तों इसके अंदर हम 5 अध्यायों के संक्षेप जानेंगे, 5 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे एकदम संक्षेप में 10 मिनट के अंदर। वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे आप समय व्यतीत करते हो, वादा करता हूँ कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इन 5 अध्यायों का संक्षेप जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस जो ये PDF है ये आपको कैसे मिलेगा और इसके जो पासवर्ड है वो आपको कैसे मिलेंगे, इसको जानने के लिए अंत तक बने रहो। चलो जानते हैं 5 पार्टों का संक्षेप और आपका 12 अगस्त जो पेपर होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये वीडियो 24, 25, 26 जब भी आप एग्जाम दे रहे हो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। SO03 सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान अध्याय 13 के बारे में बात करते हैं। 13वां अध्याय के अंदर है तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। 13वां अध्याय आपको कौन सा है? तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। सारणीय संख्या डेटा को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करने की एक विधि है। क्या? तथ्यों का प्रस्तुतिकरण और सारणीयन, ये जानते हैं। तो सारणीयन क्या होती है? संख्यात्मक डेटा को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करने की एक विधि है जो तुलनात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण में सहायता करती है। दोस्तों और जानते हैं सारणीयन के बारे में। ये प्रोसेसिंग डेटा करने की विधि है जो तुलना और सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता करती है। उसी के साथ ये प्रोसेसिंग डेटा को एक साथ रखकर आसान तुलना की अनुमति देता है और ये सांख्यिकी विश्लेषण और व्याख्या में सहायता करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सारणियाँ का अर्थ क्या है। जो मेन पार्ट का बिंदु है सारणियन, इसका अर्थ क्या है? सारणियन तुलना और सांख्यिकी की विश्लेषण को आसान बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में आंकड़ों का व्यवस्थित और तार्किक प्रतिनिधित्व है। यह संबंधित सूचनाओं को एक दूसरे के करीब लाकर तुलना को आसान बनाता है और संख्या की शोध और व्याख्या में आगे मदद करता है। इसके साथ आपका ये पार्ट 1 होता है कंप्लीट। दूसरा पार्ट है आपका तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। कौन सा? तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। एक चीज आपको बता देता हूँ दोस्तों, मंजिल बताना आपको मेरा काम है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप खड़े हो, आपको मैं रास्ता बता दूंगा, लेकिन यहाँ से चल के मंजिल तक जाना आपको ही है। मैं आपको संक्षेप बता देता हूँ, इसके अंदर आपको जो जो लिखना है वो आपको ही लिखना है। और जो 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे मिलेगी। वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण एक रेखा चित्र यानी चार्ट आंकड़ों का आलेख्य प्रस्तुतिकरण है जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे बार चार्ट के रूप में, रेखा चार्ट में रेखाओं के रूप में, या पाई चार्ट में टुकड़ों के रूप में, ग्राफिक चार्ट के उत्पाद विषय के रूप में व्यावसायिक डिजाइन या चित्रण किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो दोस्तों ये संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने का एक तरीका है। क्या चीज़? ये संख्यात्मक डेटा का जो विश्लेषण करने का है वो क्या है? एक तरीका है। ये एक प्रकार का चार्ट है जो सतह पर प्लॉट की गई रेखाओं या वक्रों के रूप में सांख्यिकी डेटा को दिखाता है। ये दो अक्षर के बीच कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों टेंशन ना लो, इसको संक्षेप में मैं एकदम ऐसा समझाऊंगा कभी भूल ही नहीं पाओगे। बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, 15वां अध्याय आपका। इसके अंदर जानते हैं दोस्तों माध्य। क्या चीज़ जानेंगे अपन? माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक एकल मान है जो डेटा के उस सेट के भीतर केंद्रीय स्थिति की पहचान करके डेटा के एक सेट का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन में माध्य 3 होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक एकल मान है जो डेटा के उस सेट के भीतर केंद्रीय स्थिति की पहचान करने, डेटा के एक सेट का वर्णन करने का प्रयास करता है।
इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को कभी कभी केंद्रीय स्थान के माप कहा जाता है। उन्हें सारांश सांख्यिकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी के अंदर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति मनोविज्ञान का एक उपयोगी माप हो सकता है। माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति जो मनोविज्ञान का एक उपयोगी माप हो सकता है, लेकिन यदि डेटा सेट में चरम मान है तो उस भ्रामक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास संख्या 1 2 3 5 7 9 11 13 से लेके 100 है तो माध्य क्या होगा? 1 3 5 7। जो विषम संख्या है वो माध्य होगा। डिवाइड बाई 5 बराबर 23/2। अब बात करते हैं दोस्तों आपका अगला अध्याय है 16वां, उसके अंदर हम जानेंगे माध्य का क्या चीज़, माध्य क्या होती है दोस्तों। इनका मैं संक्षेप बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। माध्य का उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित कर देता है। जैसे 2 को 1 1 बराबर समा में समर्पित कर देता है। ये मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होते हैं। आंकड़ों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यम की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम संख्याएं होने पर दो मध्यस्थ कोटि मानों को औसत मध्यिकाएं होगा। जैसे सम कौन कौन से हो गई? 2 4 6 8। और विषम कौन से हो गई? 1 3 5 7, जिसमें पूरा भाग ना जाता हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 17वें अध्याय की तरफ। 17वां अध्याय है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। किसको? बहुलक। मैंने कहा ना दोस्तों, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 पार्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों याद करके जाने, इनका संक्षेप में आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। सांख्यिकी में बहुलक वो संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। डेटा सेट में एक या अधिक बहुलक हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बहुलक माध्य से भिन्न है जो किसी सेट में संख्याओं का औसत होता है। ये माध्यिका से भी भिन्न होता है जो किसी सेट का मध्य बिंदु भी होता है। दोस्तों तीनों अध्याय का सारांश जानते हैं। क्या चीज? तीनों का 15वां 16वां और 17वां माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, तीनों अध्यायों का सारांश। आंकड़ों में एक केंद्रीय प्रवृत्ति संभाव्यता वितरण के लिए एक केंद्रीय या विशिष्ट मूल्य है। बोलचाल की भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों को अक्सर औसत कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो उपाय है जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसको क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति शब्द 1920 के दशक के उत्तरार्ध में आता है और केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे सामान्य उपाय अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर क्या है। बहुलक क्या काम का है? सबसे अधिक बार आने वाला मान है, जिसे क्या कहते हैं? बहुलक। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी क्रमबद्ध डेटा सेट में मध्य की संख्या, क्या? किसी क्रमबद्ध, जैसे 1 2 3, ये क्रमबद्ध लिखा हुआ है। इसके डेटा सेट, जो क्रमबद्ध डेटा सेट के मध्य की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। माध्य किसे कहते हैं? सभी मानों का योग या मानों की संख्या से विभाजित। यह है दोस्तों आपके टोटल बुक का पूरा सारांश। एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर आपने इस सीरीज के 3 खंड देख लिए, खंड 1 2 और 3, तो दोस्तों वादा करता हूं आपके 70 में से 70 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आओगे। इतनी आसान तरीके से मैंने खंड और खंड ब के बारे में बताया है। अगर आपको 65 वीडियो की सीरीज वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको खंड 1 वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और खंड 2 वाला देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही शानदार और वीडियो के लिए। धन्यवाद।